हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम पेशवाओं का काल यहाँ पर करेंगे। हमने शिवाजी और उनका प्रशासन वो सारा हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम यहाँ पर पेशवाओं का काल देखने वाले हैं। शाहू व ताराबाई के मध्य जो है गृह युद्ध में पेशवा शक्ति को बढ़ावा मिलता है और सबसे पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक रहते हैं। बालाजी विश्वनाथ कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे। पहले ये राजस्व अधिकारी थे और 1708 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते का पद दिया था। बालाजी धनाजी जादव की सेवा में रहते थे और जो है 1708 में धनाजी जाधव जी की मृत्यु के बाद शाहू ने उनके पुत्र चंद्रसेन जादव को सेनापति बनाया, किंतु चंद्रसेन जादव 1712 में ताराबाई के पक्ष में हो गए, लेकिन बालाजी विश्वनाथ शाहू की सेवा में रहे। 1712 में शाहू का जो है भाग्य निम्नतम स्तर पर था और कान्होजी व बहीरोपंत पिंगले ने शाहू को बंदी भी बना लिया, किंतु बालाजी ने कूटनीति से ताराबाई के समर्थकों में क्या डलवा दी, फूट डलवा दी। 1713 में बालाजी विश्वनाथ को शाहू ने पेशवा बना दिया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को सरल व कारगर बनाया। बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों व मराठों के मध्य जो है स्थायी समझौता कराया, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों व प्रभाव क्षेत्रों की व्याख्या की गई। फरवरी 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन से संधि की और ये जो शर्तें थी वो इस प्रकार से थी। सबसे पहले शाहू का राजस्व क्षेत्र में राजस्व वसूली का अधिकार मान लिया गया। मराठों को दक्कन के 6 मुगल सूबे और मैसूर, त्रिचिनापल्ली व तंजौर में चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार को मान्यता दी। गोंडवाना, बरार, खानदेश, हैदराबाद व कर्नाटक में नए विजित मराठा क्षेत्रों पर मराठों के अधिकारों को मान्यता दी गई। मुगल बादशाह शाहू की माता व अन्य संबंधियों को छोड़ देगा। पांचवा है राजस्व की मान्यता के बदले शाहू को मुगलों की सहायता हेतु 1500 सैनिक रखने व चौथ व सरदेशमुखी के बदले मुगल क्षेत्रों में लूट मार न करने का वचन दिया व मुगल बादशाह को 10 लाख रुपए सालाना नजराना देने की बात मानी। शाहू कोल्हापुर के संभाजी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। 1719 ईस्वी की मुगल मराठा संधि के बाद बालाजी विश्वनाथ एक सेना लेकर सैयद बंधुओं की मदद के लिए दिल्ली पहुंचे व फर्रुखसियार को हटाने में सैयद बंधुओं की जो है मदद की। ये पहला अवसर था जब मराठा सेना मुगल दरबार में दिल्ली पहुंची व मुगलों की कमजोरी को नजदीक से देखा। बालाजी विश्वनाथ ने ही उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने की नीति आरंभ की थी। बालाजी विश्वनाथ व हुसैन अली के बीच जो है उपरोक्त मराठा मुगल संधि को जो है मुगल बादशाह रफी उद्दराज ने मान्यता दी। यह दिल्ली की संधि कहलाई। इतिहासकार रिचर्ड टेम्पेल ने 1719 ईस्वी की इस मराठा मुगल संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने मराठा राज्य संघ का गठन किया। वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध थे। बालाजी विश्वनाथ ने अपने परिवार के लिए पेशवा का पद जो है वंशानुगत बना दिया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा नौसेना के सेनापति कान्होजी अंग्रिया को भी 1714 में अपने पक्ष में लिया व उन्हें मराठा नौसेना के प्रमुख सरखेल का पद दिया। बाजीराव प्रथम की बात करते हैं। तो ये उनके पिताजी के बारे में ये सारी कहानी थी। अब बाजीराव प्रथम आते हैं, मस्तानी वाले वही। 1720 से लेकर 1740 इनका टाइम पीरियड रहता है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू ने उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया। बाजीराव प्रथम शक्तिशाली पेशवा माने जाते हैं। बाजीराव के अधीन मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने मराठा शक्ति को उत्तर में विस्तार करने की नीति अपनाई व कृष्णा से अटक तक का नारा दिया। अपने प्रयत्न से बाजीराव ने मराठों को भारत में प्रथम श्रेणी की शक्ति बना दिया। बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा कहे जाते थे।
बाजीराव प्रथम मुगल साम्राज्य के पतन से परिचित थे। उन्होंने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। तो ये जो कोटेशन है ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका विरोध श्रीपंत राव ने किया था। शाहू ने बाजीराव प्रथम को योग पिता का योग पुत्र कहा है। 1728 में बाजीराव प्रथम ने निजाम उल को पालखेड़ा के युद्ध में पराजित किया और 6 मार्च 1728 को मूंगी शिवगांव की संधि हुई, जिसमें निजाम ने मराठों को चौथ व सरदेश मुखी देना स्वीकार किया। इस संधि से दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। मूंगी शिवगांव की संधि में निजाम ने शाहू को मराठा का एकमात्र नेता तो मान लिया, किंतु साथ ही कोल्हापुर के संभाजी द्वितीय को शाहू को सौंपने से इनकार कर दिया। संभाजी द्वितीय निजाम के हाथ की कठपुतली बन गया था। दिसंबर 1728 में धार के निकट जो है अमझेरा का युद्ध में बाजीराव प्रथम के भाई चिमनाजी अप्पा ने मालवा के मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर को पराजित कर मार डाला व मालवा छीन लिया। 1732 में बाजीराव ने गुजरात को भी मुगलों से छीन लिया और इस समय जो है गुजरात का गवर्नर जोधपुर का महाराजा अभय सिंह था, जो बिना लड़े ही जोधपुर क्या हो गया, वापस चला गया। बुंदेलखंड के छत्रसाल बुंदेला को भी 1703 में इलाहाबाद के गवर्नर मोहम्मद खां बसंग की कैद से मुक्त करवाया। छत्रसाल ने आधा बुंदेलखंड राज्य जो है बाजीराव को जागीर में दे दिया। सेनापति त्रियंबक राव पेशवा बाजीराव से ईर्ष्या करते थे और बाजीराव का विरोधी थे। 1731 में हुए दभोई के युद्ध में त्रियंबक राव मारा गया और पेशवा बाजीराव जो है विजय हुए। 1731 में वरना की संधि द्वारा संभाजी द्वितीय द्वारा शाहू की अधीनता स्वीकार कर ली। 1732 में बाजीराव ने एक इकरारनामा तैयार किया, जिसमें मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया और दत्ताजी गायकवाड़ तथा राघोजी भोसले के हिस्सों की व्यवस्था की गई। इस समझौते में 4 भावी मराठा रियासतों का आधारशिला रखी। बाजीराव ने 1733 में जंजीरा के सिद्दियों के विरुद्ध जो है अभियान किया व उन्हें मुख्य भूमि से खदेड़ दिया। मार्च 1737 में जो है बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर द्रुतगामी आक्रमण किया और 14 दिन का सफर 2 दिन में तय कर लिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के महल में पहुंच गया। इसके बाद जुलाई जो है 1737 में मुगल बादशाह ने निजामों को मराठों से युद्ध के लिए भेजा, किंतु दिसंबर 1737 में भोपाल के युद्ध में निजाम बाजीराव से पुनः पराजित हुआ और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 17 जनवरी 1738 में दुरई सराय की संधि हुई, जिसके अनुसार निजाम ने संपूर्ण मालवा, गुजरात व नर्मदा से चंबल के इलाके मराठों को सौंप दिए। उत्तर भारत में मराठों ने सर्वप्रथम मालवा पर अपने पैर जमाए। 1739 में बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसीड व बसीन छीन लिए। यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध जो है यह मराठों की महान विजय थी। वसीन पुर्तगालियों के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी व गोवा दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी। बाजीराव ने शिवाजी की गुरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली को काफी आगे बढ़ाया। बाजीराव प्रथम सबसे कुशल सेनापति पेशवा था। वह शिवाजी के बाद दूसरा सबसे बड़ा छापामार युद्ध का प्रतिपादक था। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही का आदर्श रखा, किंतु उनके पुत्र बालाजी बाजीराव ने इसको समाप्त कर दिया। बाजीराव प्रथम की एक रखेल थी जिसका नाम मस्तानी था और उनके कारण जो है बाजीराव का पारिवारिक जीवन अत्यंत तनावपूर्ण रहा। बाजीराव प्रथम को बृहत महाराष्ट्र की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और उनके समय जो है मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। मराठा राज्य संघ में कालांतर में पूना के पेशवा के सहयोगी के रूप में 4 प्रमुख मराठा राज्यों का उदय हुआ। 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया। मराठा संघ के 5 सदस्य थे। पहला है पूना का पेशवा, दूसरा है नागपुर के भोसले, तीसरा है बड़ौदा के गायकवाड़ और चौथा है ग्वालियर के सिंधिया।
और 5वां है इंदौर के होलकर। बालाजी बाजीराव की बात करें 1740 में 1761 ईस्वी बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। वह अपने पिता की भांति योग्य सेनापति नहीं था। उनके समय में मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंची व मराठा शक्ति का पतन भी हुआ। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उन्हें बालाजी द्वितीय भी कहा जाता है। उनके काल में मराठा शक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। बालाजी बाजीराव ने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया और राज्य की आय के साधन बढ़ाए। 1741 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने मालवा पर मराठों के अधिकारों को वैधता प्रदान की और 1741 में बालाजी बाजीराव ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के अनुरोध पर रघुजी भोसले के विरुद्ध अलीवर्दी खां को मदद दी व रघुजी भोसले को पराजित किया। अलीवर्दी खान ने मराठा आक्रमणों से परेशान होकर पेशवा को बंगाल की चौथ वसूली व सेना के लिए 22 लाख रुपए देने का भी वादा किया। अंत में अलीवर्दी खान ने 1751 में बाध्य होकर रघुजी भोसले को उड़ीसा सौंप दिया। 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता में राम राजा व पेशवा के बीच संगोल की संधि हुई। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट में। इस संधि द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए व सतारा के कैदी बन गए। पेशवा वास्तविक मराठा नेता बन गए और मराठा राजनीति का केंद्र क्या हो गया? पूना हो गया। बाजीराव प्रथम के समय पूना का महत्व बढ़ गया, किंतु शाहू की 1749 में मृत्यु के बाद पूना आधिकारिक रूप से मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। यद्यपि छत्रपति स्वयं सतारा रहे हैं। 1752 में पेशवा ने मुगल बादशाह अहमद शाह के से संधि की। इस संधि में मुगल बादशाह ने मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूली का अधिकार दिया। इसके बदले मराठों ने आवश्यकता पड़ने पर मुगलों को सैनिक सहायता का वचन दिया। इस संधि से मराठों का प्रभाव पूरे देश में हो गया तथा वे दिल्ली की राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए। 1752 में झलकी की संधि ने निजाम ने मराठों को बरार का आधा क्षेत्र दे दिया। 1754 में रघुनाथ 1754 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली में प्रवेश कर अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बना दिया था और 1757 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में पुनः दिल्ली पर आक्रमण कर अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीब उद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटाकर अहमद शाह बंगश को मीर बख्शी बनाया। 1758 में रघुनाथ राव ने सरहिंद व लाहौर पर भी अधिकार कर लिया व अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त पंजाब के सूबेदार तैमूर खां को भगा दिया। रघुनाथ राव की सहायता से 1760 तक बालाजी बाजीराव ने मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। बाजीराव प्रथम उत्तर की राजनीति में गहरी रुचि रखता था, जबकि बालाजी बाजीराव दक्कन की राजनीति में रुचि रखता था। बालाजी बाजीराव ने अपनी सेना में गैर मराठों को भी भर्ती किया। पानीपत का तीसरा युद्ध देखते हैं जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी। इस युद्ध का प्रमुख कारण रघुनाथ राव की अटक तक मराठा प्रभाव बढ़ाने की कूटनीतिक भूल थी, क्योंकि इस समय पंजाब के क्षेत्र पर अब्दाली व उसके आदमियों का कब्जा था। इसके अलावा मराठा हिंदू पदशाही की भावना से प्रेरित होकर संपूर्ण भारत को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे, जबकि अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की भांति भारत को लूटना चाहता था। अब्दाली ने 1748 से लेकर 1761 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 7 आक्रमण किए। रोहिला सरदार नजीबुद्दौला व अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, क्योंकि ये मराठों से पराजित हो चुके थे। एकमात्र मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों को समर्थन दिया। 1757 में मराठा अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गए, परंतु मराठे अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्व संभालने में असमर्थ रहे। 1752 ईस्वी में मारवाड़ के उत्तराधिकार युद्ध में हस्तक्षेप कर मराठों ने राजपूतों से संबंध खराब
कर लिए थे। जाटों ने भी मराठों के साथ खराब संबंध थे और दिल्ली में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से विदेशी मुसलमानों का एक दल मराठों के विरुद्ध हो गया था। इस दल ने अहमद शाह अब्दाली से मराठों के विरुद्ध सहायता मांगी। जनवरी 1760 में दिल्ली के निकट लोनी में अब्दाली व मराठा नेता दत्ताजी के युद्ध हुआ और इसमें दत्ताजी मारा गया। दत्ताजी की मृत्यु की खबर सुन पेशवा ने अपने 17 वर्षीय पुत्र विश्वास राव भाऊ के नेतृत्व में शक्तिशाली सेना भेजी, किंतु वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिव भाऊ छोटे भाई चिमनाजी अप्पा का पुत्र था। सदाशिव भाऊ ने युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ अपनी पत्नियों व स्त्रियों को साथ ले जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया। आगे देखते हैं। मराठों के पास इब्राहिम गर्दी के नेतृत्व में एक तोपखाना था। इब्राहिम गर्दी ने फ्रांस के बुसी से ट्रेनिंग ली थी। इब्राहिम खां गर्दी युद्ध भूमि में ही मारा गया। इब्राहिम गर्दी को मराठों ने हैदराबाद के निजाम से प्राप्त किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में पहले भरतपुर के जाट शासक सूरजमल ने मराठों को सलाह दी कि वे औरतों व बच्चों को साथ न ले जाएं, क्योंकि उनसे जो है उनकी युद्ध क्षमता व गतिशीलता प्रभावित होती है। लेकिन मराठों ने उनकी जो सलाह है नहीं मानी। इस पर जाटों पर युद्ध के पहले ही मराठों का साथ छोड़ दिया व तटस्थ रहे। अब्दाली ने इस युद्ध में कड़ा बीन यानी दौड़ने वाले ऊंटों की पीठ से चलती हुई बंदूक का उपयोग किया था। 14 जनवरी 1761 को प्रातः 9 बजे मराठों ने आक्रमण किया। मल्हार राव होरकर युद्ध के बीच ही भाग गए। युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए। विश्वास राव सदाशिव भाऊ जसवंत राव तुकोजी होलकर जनकोजी सिंधिया आदि समेत 28,000 मराठा सैनिक मारे गए। इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार पानीपत की दुर्घटना एक प्राकृतिक दुर्घटना की भांति थी, जिसमें जनहानि अवश्य हुई परंतु राजनीतिक हानि कुछ भी नहीं हुई। 1761 का आक्रमण अब्दाली का भारत पर 5वां आक्रमण था। 6वां व 7वां आक्रमण सिखों के विरुद्ध हुआ, लेकिन वह सिखों को कुचलने में असफल रहा। पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजय की सूचना एक व्यापारी ने पेशवा को इस संदेह के रूप में दी। 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे को पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 23 जून 1761 को उनकी मृत्यु हो गई। जगन्नाथ सरकार ने लिखा कि महाराष्ट्र में संभवतः कोई ऐसा परिवार ना था जिसमें कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो और कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया था। काशीराम पंडित ने पानीपत का युद्ध अपनी आंखों से देखा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लेने वाले मराठा नायकों में नाना फडणवीस एवं महादजी सिंधिया जिंदा बच गए थे, हालांकि महादजी लंगड़े हो गए थे। महादजी सिंधिया का जन्म दलित कुल में हुआ था। उनके पिता बालाजी बाजीराव का अर्दली थे, जो जूते संभालने का काम किया करते थे। पानीपत में पराजय का कारण। मराठों की पराजय का प्रमुख कारण सदाशिव की कूटनीतिक असफलता व अब्दाली की तुलना में उनका दुर्बल सेनापतित्व था। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति के स्थान पर प्रत्यक्ष युद्ध किया तथा इब्राहिम गर्दी के तोपखाने पर अधिक आश्रित थे। अब्दाली के पास मराठों से अच्छी घुड़सवार सेना थी। मराठों को स्थानीय शासकों, राजपूत इन सबका सहयोग नहीं मिला था। परिणाम क्या निकलता है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में परोक्ष परिणाम अधिक रहे। दक्षिण में हैदर अली का उत्थान होता है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का उदय हो जाता है और इस युद्ध का सर्वाधिक लाभ अंग्रेजों को हुआ। अब आते हैं माधवराव प्रथम। 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। 23 जून 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद
सबसे छोटा पुत्र माधवराय प्रथम पेशवा बनता है। अल्पवयस्क माधव अपने चाचा रघुनाथ राव के संरक्षण में शासन करने लगा। पेशवा रघुनाथ राव के बीच गंभीर मतभेद व युद्ध भी हुए। माधवराय प्रथम ने 1763 में निजाम को पराजित कर राक्षस भुवन की संधि की थी। माधवराय प्रथम व निजाम के बीच इस संधि से मराठा निजाम संबंधों में ठहराव आ गया। 1771 ईस्वी में मैसूर के हैदर अली को पराजित किया तथा उत्तर भारत पर भी अपना अधिकार मराठों ने पुनः स्थापित किया। 1781 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया तथा पेशवा को मुगल बादशाह के सहायक के रूप में नियुक्त करवाया। शाह आलम द्वितीय दिल्ली में अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला के डर से दिल्ली से भाग गया व 1759 से ही इलाहाबाद में रह रहा था। नवंबर 1772 में माधवराय की क्षय रोग से अकाल मृत्यु हो गई और वह अंतिम सफल एवं महान पेशवा था। उसकी मृत्यु के बाद मराठा शक्ति अधिक दुर्बल हो गई। मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का मैदान उतना घातक सिद्ध नहीं हुआ जितना इस श्रेष्ठ शासक यानी माधवराय प्रथम का असामयिक निधन से हुआ। तो ये किसका कथन था? ग्रांड डफ का। आगे बात करेंगे नारायण राव का। 1772 से लेकर 73 ईस्वी। ये माधव राय का छोटा भाई था किंतु उसका चाचा रघुनाथ राव राघोबा जिसको कहते हैं पेशवा बनना चाहता था। अतः राघोबा ने नारायण राय की क्या कर दी? हत्या कर दी 30 अगस्त 1773 में। माधव राव नारायण 1774 से लेकर 96। माधव राय की हत्या के बाद गठित मराठों की 12 भाई परिषद ने उनकी मृत्यु के बाद जन्मे पुत्र को माधव राय नारायण के नाम से गद्दी पर बैठाया। इसे सवाई माधव राय व माधव राय द्वितीय भी कहा जाता है। नोट करते हैं 12 भाई परिषद का प्रभाव 1773 से लेकर 78 तक रहा और 1778 से लेकर 1800 ईस्वी तक पूना दरबार पर नाना फडणवीस का प्रभाव रहा। वास्तविक शासन नाना फडणवीस के अधीन एक शासक परिषद के हाथ में था। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम जो है बालाजी जनार्दन भानु था। फडणवीस को मराठा मैकियावली भी कहा जाता है। नारायण राव के हत्या के दोषी राघोबा की गिरफ्तारी के आदेश पूना के मुख्य न्यायाधीश राम शास्त्री ने दिए। रघुनाथ राव ने हताश होकर 1775 में अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली जिसके कारण प्रथम आंग्ल मराठा हुआ और रघुनाथ राव को मराठा खलनायक भी कहा जाता है। अंत में 1796 में माधव राय नारायण ने नाना फडणवीस के नियंत्रण से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। अब आते हैं बाजीराव द्वितीय। 1796 से लेकर 1818। माधव राय नारायण की आत्महत्या के बाद राघोबा का पुत्र जो है बाजीराव पेशवा बनता है। उसने अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए मराठा सरदारों को आपस में लड़ाया और वह अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने 1802 में अंग्रेजों से बसीन की संधि कर ली और जिससे मराठों में फूट बढ़ गई। बाजीराव द्वितीय के काल में अंग्रेजों ने 1818 में पेशवा पद समाप्त कर दिया व उसे 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन 18 लाख रुपए जो है वार्षिक पेंशन देकर बिठूर यानी कानपुर में भेज दिया। अब इनका प्रशासन देख लेते हैं। तो इनका पेशवाओं का प्रशासन अभी बहुत बड़ा काफी बड़ा टॉपिक है क्योंकि इनके प्रशासन के बाद से ही फिर अंग्रेजों के साथ जो युद्ध होते हैं मराठा और अंग्रेजों के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए पेशवाओं का प्रशासन देखते हैं।
1750 में संगोला की संधि के बाद पेशवा वास्तविक शासक बन गए तथा राजा महलों तक सीमित रह गए। वैसे तो बाजीराव प्रथम के पेशवा बनते ही पेशवा पद जो है वंशानुगत हो गया, किंतु संगोल की संधि से पेशवा बालाजी बाजीराव के समय से पेशवा का पद जो है अधिकृत रूप से वंशानुगत हो गया। पेशवाओं का केंद्र पूना था। पूना का पेशवा सचिवालय हुजूर दफ्तर कहलाता था। यहाँ शासन व राजस्व संबंधी सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे। सूबे को प्रांत कहा जाता था, जिसका प्रमुख सर सूबेदार होता था। परगने व तरफ को महल कहा जाता था। मल्लतदार और कामविसदार जिलों में पेशवा के प्रतिनिधि होते थे। शिवाजी के काल में ये दोनों अधिकारी हस्तांतरणीय होते थे, किंतु पेशवा के काल में ये वंशानुगत हो गए। कर्नाटक का सर सूबेदार अपने मामलातदार स्वयं नियुक्त करता था। सर देशमुख देशपांडे जिलाधिकारी एवं वंशानुगत जमींदार होते थे। शिवाजी ने देशमुखों को वंशानुगत पद से हटाकर किंतु उन्हें कर वसूल करने की छूट दे दी थी। प्रत्येक जिले में एक कारकुन होता था जो घटनाओं का रिकॉर्ड रखता था व केंद्र को जानकारी देता था। पेशवाओं ने जागीर प्रथा की दोबारा शुरुआत की थी, जिससे मराठा प्रशासन कमजोर हुआ। ग्राम प्रशासन देख लेते हैं। गांव का प्रमुख मुखिया पाटिल या पाटिल होता था। यह पद वंशानुगत होता था। पाटिल गांव के राजस्व वसूली करता था, किंतु उसे सरकार से वेतन नहीं मिलता था। वह एकत्रित कर एक हिस्सा अपने लिए रख लेता था। पाटिल न्यायिक व प्रशासनिक कार्य भी करता था। पाटिल के अधीन जो है कुलकर्णी होता था, जो गांव की भूमि का लेखा जोखा करता था। कुलकर्णी के अधीन जो है चौगुले होते थे, जो पटेल पटेल की सहायता करता था। वह कुलकर्णी के लेखों की देखभाल करता था। बलूत देखते थे। गांव की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 12 कारीगर होते थे, जिन्हें 12 बलूत कहा जाता था। इन कारीगरों को किसान उपज का एक निश्चित हिस्सा देते थे। सिक्कों की शुद्धता व भार की जांच जो है पोतेदार करते थे। न्याय प्रणाली की बात करें, मराठा न्याय प्रणाली प्राचीन हिंदू स्मृतियों से प्रभावित थी। गांव में पाटिल जिले में मामलतदार व सूबे में सर सूबेदार न्यायिक अधिकारी होता था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। दीवानी मुकदमों का फैसला पंचायतें करती थी। उन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता था। पाटिल व मामलतदार अपने क्षेत्रों में पुलिस व चौकीदारी की जिम्मेदारी भी निभाते थे। राजस्व राज्य की आय के प्रमुख स्रोत भू राजस्व व अन्य कर थे। राज्य की आय के अन्य स्रोतों में चौथ तथा सरदेशमुखी प्रमुख थे। चौथ की आय के 4 बंटवारे होते थे। पहला है बावती, चौथ का 25% भाग जो राजा को दिया जाता था। साहोत्र, चौथ का 6% जो पंत सचिव को दिया जाता था। नागगुड़ा, चौथ का 3% जो राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। मुकासा सरंजाम, शेष बचा 66% जो मराठा सरदारों को दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% होता था और उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो सीधे मराठा साम्राज्य के अधीन थे। काम बिसदार चौथ वसूल करते थे व गुमाश्ता सरदेशमुखी वसूल करते थे। राजस्थान में मराठों ने चौथ व सरदेशमुखी वसूल न करके खानदानी व मामलात नामक जो है कर लिया था। राजस्थान में मराठों ने अजमेर पर सुरक्षा कारणों से प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। बाजीराव द्वितीय ने कर वसूली का अधिकार नीलामी पर दे दिया। नई भूमि को कृषि योग्य बनाने पर उस पर कम कर लिया जाता था। पेशवा माधव राय ने बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए ऐसी भूमि का आधा भाग जो है किसानों को इनाम के रूप में दे दिया। जिन किसानों व जमींदारों का भूमि पर पैतृक अधिकार होता था, वे मिरासदार कहलाते थे। शिवाजी के काल में मिरासदारों की स्थिति सामान्य किसानों के समकक्ष हो गई। उपरिस बटाईदार थे, जिनको कभी भी बेदखल किया जा सकता था। मीरास पट्टी या सिंहासन पट्टी मराठा काल में एक उपकर था। मुकासा
जाम भूमि अनुदान थे, जो बाद में वंशानुगत बन गए। मुकाशा शब्द का अर्थ है नगद वेतन के बदले दिए जाने वाला भूमि अनुदान। वतन भी एक जागीर होती थी जिन पर वतनदारों का वंशानुगत अधिकार होता था। पेशवाओं ने विधवाओं के पुनर्विवाह पर पत्तदान नामक कर लिया था। सेना जो है शिवाजी सैनिकों को सीधा वेतन देते थे, लेकिन पेशवाओं ने सामंती पद्धति को अपनाया व सैनिकों को जागीरें दी। पेशवाओं ने तोपखाने पर अधिक ध्यान दिया। मराठों के तोपखाने में मुख्यतः यूरोपीय लोग थे। पेशवाओं ने पूना व जुन्नर में तोपखाना बनाने का कारखाना बनवाया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध पद्धति को आगे बढ़ाया। पेशवाओं के अधीन जो है मराठा नौसेना का प्रमुख कान्होजी आंग्रे था और मराठा इतिवृत्त इतिहास बखार कहलाते थे। पोलीगर वे भूस्वामी होते थे जो मराठों के लिए युद्ध करते थे। मराठा आख्यायिका सभासद से लिखी थी। मराठी शौर्य कविताएं पावडाओ कहलाती थी। मराठा लेखों में मोड़ी लिपि जो है का प्रयोग किया जाता था। अब अंग्रेज मराठा युद्ध हम जो है एक अलग वीडियो में करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे इसी में ही हो सकता है। चलिए यहीं पर कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा है नहीं है। अभी टाइम जो है वो आधा घंटा का ही हुआ है। तो आधा घंटा में ये भी खत्म हो जाएगा। तो अंग्रेज और मराठा युद्ध कितने हुए हैं इसकी आज हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82 तक। इसमें सूरत की संधि होती है, वही राघोआ वाली, और इसकी उसी के कारण जो है युद्ध हो जाता है। संधि का जो है कारण बनती है कौन सी संधि? तो सूरत की संधि। रघुनाथ राव जब पेशवा बन सका तो उसने 7 मार्च 1775 को अंग्रेजों की बंबई सरकार से सूरत संधि कर ली। क्या क्या संधि थी? अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा स्वीकार किया। इस समय बंबई में गवर्नर हॉर्नबी थे। कौन थे? हॉर्नबी। 1.5 लाख रुपए वार्षिक के बदले 25,000 सैनिक पूना में पेशवा की रक्षा करेंगे। सूरत की संधि के अनुसार राघोबा ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के बदले सालसेट बसीन व थाना देने का वादा किया। सूरत व भड़ोच के लगान का 1/2 हिस्सा देने का जो है वादा किया। अर्रा के युद्ध में 18 मई 1775 ईस्वी में संधि के तहत कीटिंग के नेतृत्व में सेना ने गुजरात में अर्रा के युद्ध में मराठों पूना दरबार को पराजित किया। पराजय से भयभीत फतेह सिंह गायकवाड़ अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। सूरत की संधि बम्बई गवर्नर के प्रतिनिधि कर्नल कीटिंग ने की थी, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को मद्रास व बम्बई की विदेश नीति पर अधिकार दिया गया। कलकत्ता बंगाल सरकार सूरत संधि को मान्यता नहीं देती है। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 ईस्वी को नाना फडणवीस ने कलकत्ता सरकार गवर्नर वारेन हेस्टिंग के दूत कर्नल अपटन के साथ पुरंदर की संधि कर ली, जिसके तहत सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। अंग्रेजों को 12 लाख रुपए दिए गए। सालसेट कंपनी के पास ही रहने दिया जाएगा। मराठों ने राघोबा को वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया और जिसके बदले राघोबा मराठा राजनीति से संन्यास ले लेगा। कंपनी राघोबा का जो है पक्ष नहीं लेगी। वारेन हेस्टिंग पुरंदर की संधि को कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। उधर बंबई सरकार पुरंदर की संधि को न मानकर राघोबा के पक्ष में मराठों के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो जाती है। लंदन में कंपनी के डायरेक्टरों ने सूरत की संधि को माना एवं पुरंदर की संधि अस्वीकार कर दी। राघोबा ने पुरंदर संधि मानने से इनकार कर दिया। तालगांव का युद्ध होता है 9 जनवरी 1779 ईस्वी में। इस युद्ध में मराठे जीत जाते हैं। मराठों की जीत से सिंधिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महादाजी सिंधिया की सेना को एक इटालियन सेनापति विनोदा वोइन ने जो है यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। बड़गांव की संधि 29 जनवरी 1779 में अंग्रेजों और मराठों के बीच तलगांव के युद्ध के बाद 1779 में बड़गांव की संधि हुई, जो अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी। इस संधि के तहत जो है 1773 में पहले बम्बई कैंसिल
के जरिए जीती गई सारी भूमि लौटा दी जाएगी और अंग्रेजों को चाल 41,000 युद्ध हर जाने देंगे। राघोबा पेशवा को सौंप दिया जाएगा और 2 अंग्रेज अधिकारी फार्मर व स्टीवर्ट बंधक के रूप में जो है मराठों के पास रहेंगे। इसलिए वारेन हेस्टिंग ने कहा, इस संधि की शर्तों को देखने पर मेरा सिर शर्म से क्या हो गया, झुक जाता है। तो कौन सी संधि थी ये? बड़गांव वाली संधि। अब पुनः युद्ध और सालवाई की संधि होती है 17 मई 1782 को। जब वारेन हेस्टिंग उस अपमान का बदला लेने गया तो गोडेहू के नेतृत्व में पूना और पोफम के नेतृत्व में ग्वालियर सेना भेजते हैं और मराठों को बुरी तरह क्या है पराजित करते हैं। 7 वर्ष तक युद्ध के बाद जो है 17 मई 1782 को सालबाई की संधि हुई, जिसमें महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की। कंपनी की तरफ से डेविड एडरसन ने सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए। वारेन हेस्टिंग ने सालवाई की संधि को आपत्ति काल की एक सफल वार्ता कहा है। सालवाई की संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जीते हुए प्रदेश को लौटा दिए। अंग्रेजों ने पुरंदर संधि के बाद मराठों से जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए। सालसेट एवं भड़ोच कंपनी के पास रहे अंग्रेजों ने माधव राय नारायण को पेशवा स्वीकार किया व राघोबा पेंशन दे दी। यमुना नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर महादजी सिंधिया का नियंत्रण स्वीकार किया। फ्रेंच लोगों को मराठा क्षेत्रों में कोई व्यापारिक केंद्र नहीं बनाने दिया जाएगा। सालवाई की संधि से अंग्रेजों को मराठों से 20 वर्ष लंबी शांति मिली, जिससे अंग्रेजों को मैसूर के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मिली। 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद उनका दत्तक पुत्र जो है दौलत राव सिंधिया शासक बनता है। महादजी सिंधिया जो है अंतिम मराठा सरदार था जिसने उत्तर भारत में मराठा शक्ति को बनाए रखा। उसने राजपूतों व जाटों पर नियंत्रण रखा व सिखों से अच्छे संबंध रखे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौहर को मराठों का पेशनर बनाए रखा। गुलाम कादिर रोहिला ने शाह आलम द्वितीय को अंधा करवा दिया। महादजी सिंधिया के होलकर से झगड़े के कारण मराठों का आपसी संघर्ष बढ़ा और 1884 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को वकील ए मुत मुतलक एवं महादजी को नायब वकील ए मुतकल की उपाधि दी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से लेकर 1806 के बीच में होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष 2 चरणों में हुआ। प्रथम जो है 1802 से लेकर 4, फिर 4 से लेकर 6। और द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष के दौरान 3 गवर्नर का कार्यकाल था, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉर्ज बॉर्ले। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज बार्ले। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और इस पर जो है पूना में अंग्रेज रेजिडेंट कर्नल पमार ने कहा था कि ये मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण शासक था। कौन? नाना फडणवीस। उसकी मृत्यु के साथ ही मराठों से सूझबूझ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है व मराठों का तेवर इस मराठा पेशवा की मृत्यु के बाद शिथिल पड़ गया। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मराठा सरदारों को आपस में लड़वाया। 1801 में बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की पूना में हत्या करवा दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर 25 अक्टूबर 1802 को दीपावली के दिन जो है पेशवा व सिंधिया को पूना के निकट जो है हाद पारस के युद्ध में पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया व अमृत राव के पुत्र विनायक राय को पेशवा बना दिया। बाजीराव द्वितीय ने अपने पिता राघोबा की भांति भागकर पहले रायगढ़ गया और फिर बसीन में अंग्रेजों के यहाँ शरण ली तथा 1802 ईस्वी में बसीन की संधि कर ली। बसीन की संधि जो है 31 दिसंबर 1802 में। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया तथा एक अंग्रेजी सेना को पेशवा के खर्चे पर पूना में रखना स्वीकार किया। पेशवा ने अपनी विदेश नीति का संचालन अंग्रेजों के अधीन कर दिया।
निजाम गायकवाड़ से विवाद में अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार की और सूरत नगर कंपनी को दे दिया गया। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य का क्षेत्र जो है तुंगभद्रा नदी का समवर्ती क्षेत्र जिसकी वार्षिक आय 26 लाख रुपए थी कंपनी को दे दिया। इस प्रकार बसीन की संधि से पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। बसीन की संधि से ही सहायक संधि स्वीकार कर ली। बसीन की संधि अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण जीत थी क्योंकि यह संधि राज्य न होकर राज्यों के संघ से थी। अतः संपूर्ण मराठा संघ जो है कानूनी रूप से अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए और लॉर्ड वेलेजली को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। मराठों के लिए संधि एक राष्ट्रीय अपमान थी। यह संधि मराठों के लिए रक्षा के मूल्य के रूप में स्वतंत्रता का बलिदान थी। इस संधि के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। ये सिडनी ओवन कहते हैं। बी आर देसाई कहते हैं इस संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया और ये बी आर देसाई कहते हैं। इस संधि यह संधि एक बेकार आदमी बाजीराव द्वितीय के साथ की गई संधि थी। आर्थर वेलेजली बसीन की संधि अर्थात अंग्रेजों का मराठों के साथ आपसी संघर्ष में हस्तक्षेप द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का ही कारण बनी। अतः भोसले सिंधिया होलकर अंग्रेजों से अलग अलग युद्ध किए और युद्ध और संधियां देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दक्षिण में आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने सितंबर 1803 में असाय में सिंधिया व भोसले की मिलीजुली सेना को हराया। किसने? अंग्रेजों ने। आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नवंबर 1803 में अरगांव में सिंधिया व भोसले की मिलीजुली सेना को हराया। रघुजी भोसले ने अंग्रेजों से पराजित होकर 17 दिसंबर 1803 में देवगांव की संधि की और जिसमें बालासोर सहित कटक व वर्धा नदी के पश्चिमी भाग जो है अंग्रेजों को दे दिए गए। चौथा है उत्तर में लॉर्ड लेक ने 1 नवंबर 1803 में लसवाड़ी के युद्ध में सिंधिया को पराजित किया। दौलत राव सिंधिया ने भी अंग्रेजों को 30 दिसंबर 1803 में सुरजनी और अर्जुन गांव की संधि की जिसमें गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र बुंदेलखंड का कुछ भाग गुजरात के कुछ जिले व गोदावरी तक का जंगल अंग्रेजों को दे दिया। सिंधिया ने जयपुर, जोधपुर तथा गोहद की राजपूत रियासतों पर अपना अधिकार छोड़ दिया। छठवां है मुकंदरा के युद्ध में 1804 में जसवंत राय होलकर ने कर्नल मॉनसन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया। भरतपुर का जाट शासक रणजीत सिंह भी होलकर का मित्र था। उसने 1804 में जनरल लेक के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को भरतपुर के किले पर आक्रमण के दौरान पराजित किया। आगे देखते हैं जसवंत राव होलकर ने 24 दिसंबर 1805 को सर जॉर्ज बाले से राजपुर घाट की संधि की। इस संधि द्वारा होलकर ने चंबल के उत्तर के क्षेत्र टोंक, रामपुरा, बूंदी, बुंदेलखंड पर अपने अधिकार त्याग दिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं 1817 से लेकर 1818 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग के अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई। 1811 में यशवंत राव होलकर विक्षिप्त होकर मर गए और उनकी पत्नी तुलसीबाई संभालती थी। इस पर बलराम सेठ और अमीर खां पंडारी का प्रभाव था। सिंधिया की आर्थिक स्थिति खराब थी। वह अपनी सेना को वेतन भी नहीं दे पा रहा था। यही स्थिति भोसले की थी। रघुजी भोसले की मृत्यु के पश्चात उसका अप्पा साहब शासक बने। गायकवाड़ अंग्रेजों का मित्र बना रहा। पेशवा ने गायकवाड़ से पूर्व के बकाया 4 लाख रुपयों की मांग की थी और गायकवाड़ ने वार्ता के लिए गंगाधर शास्त्री नामक दूत को भेजा था जिसकी हत्या का आरोप पेशवा के खास त्रियंबक जी दंगले पर लगा था। पूना के ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा पर दबाव डाला, दंगले को हिरासत में ले लिया लेकिन वह भाग गया और मामला तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण बना। यह युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के साथ हुआ। हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन शुरू किया। पिंडारी मराठा सेना से भी काम करते थे अतः मराठा भी युद्ध में शामिल हो गए। हेस्टिंग ने पिंडारियों के दमन के लिए 2 कमान बनाई। एक का नेतृत्व स्वयं ने किया तथा दूसरी कमान सर टॉमस
हिस्लोप को सौंपी। 1817 तक पिंडारियों का पूर्ण दमन हो गया। हेस्टिंग ने सुव्यवस्थित योजना के तहत नागपुर के राजा अप्पा साहब भोसले ने 27 मई 1861 को नागपुर की संधि की। पेशवा से 13 जून 1817 को पूना की संधि की, जिसके तहत मराठा संघ समाप्त कर दिया गया। किर्की का युद्ध जो है पेशवा व अंग्रेजों के बीच, इस युद्ध में बाजीराव द्वितीय का सेनापति बापू गोखले था, जो मारा गया। दौलत राव सिंधिया से 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि की। सीता बर्डी का युद्ध जो है भोसले व अंग्रेजों के बीच हुआ। महीदपुर का युद्ध जो है होलकर व अंग्रेजों के बीच, किंतु सभी जो है युद्धों में अंग्रेज विजय हुआ। बड़ौदा की संधि 1817 में आनंद राव गायकवाड़ से हुई थी। अब यहाँ पर जो है पेशवा ने किर्की के युद्ध में हारने के बाद 2 युद्ध और किए। फरवरी 1818 को कोरेगांव और अस्टी के युद्ध हुए, किंतु पेशवा पराजित हुए। सबसे अंत में मल्हार राव होलकर ने 6 जनवरी 1818 को मंदसौर की संधि की और सहायक संधि स्वीकार की। इसके तहत राजपूत राज्यों पर भी होलकर ने दावा छोड़ दिया। नर्मदा के दक्षिण के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। एक अंग्रेज सेना अपने खर्चे पर अपने क्षेत्र में रखने को सहमति दी। विदेशी नीति अंग्रेजों को सौंप दी गई व अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब मान लिया गया। एक ब्रिटिश रेजिमेंट भी इंदौर में रखने का सहमति हुई। सिंधिया व गायकवाड़ ने बिना युद्ध किए ही अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि मराठों में पेशवा, होलकर व भोसले ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अलग-अलग युद्ध किए थे। अब तीसरे अंग मराठा में जो है पेशवा पद समाप्त कर दिया गया व बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया तथा शिवाजी का जो वंशज था प्रताप सिंह को सतारा का राज्य दे दिया गया। ग्रांट डफ ने मराठा इतिहास पर अ हिस्ट्री ऑफ मराठा नामक पुस्तक लिखी थी। इसके 2 खंड हैं। अब जद्दूनाथ सरकार ने भी लिखी हैं बहुत सारी किताबें, जो कि यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे शिवाजी एंड हिज टाइम 1919 में लिखी, द हाउस ऑफ शिवाजी 1940, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। चौथी है हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब 1921 से लेकर 1924, वॉल्यूम 5 है। और द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर 1932 से लेकर 38। तो ये इनका लेखन था। आगे देखते हैं अब यहाँ पर जो है, तो जिस किसी को भी अगर मराठा से पीएचडी का टॉपिक बनाना है, तो आप इन सारी पुस्तकों को बिना देखे आप पीएचडी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये काफ़ी ऑथेंटिक बुक हैं और आप उसको अपने रिसर्च में ले सकते हैं। आइए यहाँ पर कुछ संधियों की बात कर लेते हैं। पुरंदर की संधि और संधिकर्ता, और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो पुरंदर की संधि 1665 में जयसिंह मुगल शिवाजी के समय, दिल्ली की संधि 1719 में बालाजी विश्वनाथ मुगल मुंगी शिवराव की संधि 1728 से लेकर शिव बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच, वर्णा की संधि 1731 से लेकर शाहू संभाजी द्वितीय, दुरई सराय की संधि 1738 से लेकर बाजीराव प्रथम निजाम, संगोल की संधि 1750 से लेकर बालाजी बाजीराव राम राजा छत्रपति, झलकी की संधि 1752 ईस्वी से लेकर बालाजी बाजीराव निजाम हैदराबाद, राक्षस भुवन की संधि 1763 ईस्वी से लेकर माधव राय प्रथम निजाम, सूरत की संधि जो है 1775 ईस्वी से लेकर रघुनाथ राव अंग्रेज बम्बई प्रेसिडेंसी, पुरंदर की संधि जो है 1776 ईस्वी से लेकर पेशवा माधव राय अंग्रेज, बड़गांव की संधि 1779 से लेकर पेशवा माधव राय नारायण राव की संधि। आगे देखते हैं सालवाई की संधि 1782 से लेके पेशवा माधव राय नारायण, और बसीन की संधि 1802 से लेके बाजीराव द्वितीय, देवगांव की संधि 1803 से लेके भोसले, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 से लेके सिंधिया, राजपुर घाट की संधि 1805 से लेके होलकर और अंग्रेज, नागपुर की संधि 1816 से लेके नागपुर के भोसले और अंग्रेज, पूना की संधि जो है 1817 से लेके बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज,
ग्वालियर की संधि, दौलत राव सिंधिया, बड़ौदा की संधि 1817 से लेके गायकवाड़ अंग्रेज, मंदसौर की संधि 1818 से लेके होलकर, और एक क्रम भी दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।